स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह उपस्थित थोड़े दिनों के बाद हो रही। यद्यपि हम प्रयासरत थे, लेकिन MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने की वजह से या और अपनी व्यस्तताओं की वजह से लगातार हम उपस्थित नहीं हो पाए। उसी श्रृंखला से एक बार पुनः शुरुआत करते हैं, जिससे हमने आपको अवगत कराया था। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में आपसे बातें करी थी। उस संदर्भ में हमने आपको यूनिट सेकंड रिसर्च एंड एप्टीट्यूड सेट के बारे में बात करी थी। उसके बाद ICT के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट के ट्रेंड यूनिट 4 को समझाया था, किस तरह से प्रश्नों के पैटर्नों में परिवर्तन हो रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में एक बार पुनः यूनिट 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक बात और अपने ध्यान में रख लीजिएगा कि यूनिट 5 जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इसके बारे में बात की जाती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इसी यूनिट से आते हैं। यूनिट 5 में करंट अफेयर्स के बाद इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में आते हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री के कुछ कल्चरल पार्ट्स मिलते हैं, जिसमें कि जो सिलेबस में मेंशन है, सम पार्ट्स कल्चरल पार्ट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, वो भी 1857 से लेकर के 1947 तक। और साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली और सोलर सिस्टम से सिलेबस का हिस्सा माना जाता है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से आयोग प्रश्नों का चयन करता है और किस तरह से प्रश्नों का पैटर्न रहता है। 46-47 की बात कुछ और है और 50 की बात कुछ और है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 फेज 1 का 2014 में एडवर्टाइज हुआ था, और एग्जाम डेट जो था वह 7 दिसंबर 2014 था। पहला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, जिसमें इसका जो सही जवाब होगा, यह आसान सा प्रश्न है, 1911। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व जो है जो अंग्रेज़ों द्वारा जो भारत की राजधानी हुआ करती थी उस समय वो कोलकाता हुआ करता था। लेकिन किंग जॉर्ज के आगमन के अवसर पर दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था, और बंगाल विभाजन के आयोजन को भी रद्द कर दिया गया था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। और उसके बाद कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया, और यह जो हुआ 1911 में हुआ था। लिहाजा आप C के साथ जा सकते हैं आगे, और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कल्चरल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात की जाती है, लेकिन जो इस प्रश्न का चयन किया गया है अपने आप में एक अबूझ पहेली है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सल्तनत काल की। अब आप समझ सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में सल्तनत काल की बात आयोग ने करी है, और इस तरह से प्रश्नों का चयन किया है। और प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आप अवगत होंगे, फाउंडर माना जाता है। 1206 से लेकर के जब तक से मुगलों का आगमन नहीं हो गया था, तब तक से सल्तनत काल को माना जाता है। उसमें बहुत सारे शासक हुए सल्तनत काल में, जो गुलाम वंश तो आप जान रहे हैं, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट में लोदी वंश, जिसको हरा करके बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। बहरहाल इससे आप अवगत हो चुके होंगे। एक बात और बता दूँ, कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट कर रहा हूँ, तो जिनको इतनी समझ है वह इस वीडियो को न देखें या अपना समय वेस्ट न किया करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, ट्रेंड से अवगत कराना पड़ता है। जिनको समय का बहुत ज़्यादा कीमत है वे अपने चैनल को लीव कर सकते हैं, और अपने ज्ञान से अगर उनके पास भरपूर है तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम उनको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के कमेंट न किया करें अगर उनको परेशानी हो रही है। बहरहाल यहाँ तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का प्रश्न है। कर्क रेखा से लगातार प्रश्न आते रहे हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जानते हैं आप, भारत में जो भारत का एक्सटेंट है, जिस तरह से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसमें 23.5 डिग्री से गुजरती है नॉर्थ से, और भारत को उत्तर और दक्षिण 2 पार्ट में डिवाइड भी करती है। यह भी बात है। यह सारे शहरों में कह रहा है कि किसके नज़दीक से गुजरती है। दोस्तों, यहाँ पर कोलकाता इसका सही जवाब होगा। यद्यपि रांची जो शहर है इसमें नहीं मेंशन है, वो उसके ऊपर अवस्थित है, कर्क रेखा के ऊपर। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं।
जिसमें भाखड़ा नांगल बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध और टिहरी बांध। टिहरी बांध इसका सही जवाब है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया के रूप में भी इसको जाना जाता है, उत्तराखंड से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस तरह से आयोग प्रश्नों का चयन कर रहा है या करते आया है, आगे भी आप देखेंगे एक अबूझ पहेली सी है। सिलेबस में इन्होंने लिख दिया कल्चरल पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पर प्रश्नों का चयन देखिए कि पूरी हिस्ट्री को, सल्तनत काल को भी इन्होंने उठाया था, यहाँ पर दीन इलाही को उठा लिया। अब आप देखिए दीन इलाही, साइमन कमीशन, जो आप मान सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पर इन्होंने औषधि को उठाया। इसका जवाब चरक है, आगे मैं दूंगा आपको, यह भी मान लिया। लेकिन यहाँ पर जो स्लिप डायनेस्टी को उठाया है, इसके बाद दीन इलाही को उठाया है, यानी कि इनका रेंज देखिए प्रश्नों का कैसे बढ़ता हुआ है। तो इसको अपनी तैयारी के दौरान आपको ध्यान में रखना होगा। दीन इलाही 1582 आप जानते हैं अकबर ने शुरू किया था। दास वंश की स्थापना पूर्व में हमने बात करी थी अभी आपसे, सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी थी। आप साइमन कमीशन 1928 में आया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया जाता गया था और भगाया गया था, उसको वापस जाने की बात करी गई थी। उस समय लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी और उनकी मृत्यु भी बाद में हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट भी अक्सर पूछता है कि हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील साबित होगी, अंतिम कील साबित होगी, यह स्टेटमेंट पूछता है। और औषधि की जहाँ तक बात है, चरक उससे संबंधित है, प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों में से एक है। लिहाजा इसका जो आंसर आप देखेंगे वह होगा 5 का सी। आप इसको मिला लीजिएगा। सारी बातें मैंने डिटेल में बता दी। और इसी के साथ जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का फेज 1 का एग्जाम में जो प्रश्न 5 यूनिट 5 से आए थे वो समाप्त हो गए। बढ़ते हैं हम अगले फेज के प्रश्न की तरफ। और यह फेज 2 था, 4 फेज में एग्जाम हुआ था उस बार 2014 में एग्जाम हुआ था एडवर्टाइजमेंट 46 का। यहाँ पर मैं आपको 46 और 47 के प्रश्नों से अवगत कराऊंगा और दूसरे पार्ट में जब मैं 50 के प्रश्नों के साथ अवगत कराऊंगा, क्योंकि एक शॉर्ट में वीडियो समाप्त करने में बहुत समय लग जाता। यहाँ पर देखिए पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है और यह आपकी हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिए जयदेव, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जयदेव से प्रश्न आते रहा है। एक बात और बता दें कि यह किसके दरबार में थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम आगे बढ़ गए हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कर नेशनल मूवमेंट से प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के संस्थापक, और यहाँ पर देखिए मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता। यह इसमें 3 तो सही है क्योंकि केशव चंद्र सेन रिलेटेड थे। 1828 राजा राम मोहन राय भारत का दीप्यमान नक्षत्र उनको माना जाता है। आधुनिक विकास का प्रणेता माना जाता है। मदन मोहन मालवीय से आप अवगत होंगे, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है। महात्मा गांधी से करो या मरो का नारा दिया था, आप अवगत होंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पुणे सार्वजनिक सभा संबंधित नहीं थे। दोस्तों हम बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ नहीं थे। यहाँ पर होगा महादेव गोविंद रानाडे। 1870 में इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना करती, लिहाजा यहाँ पर ये गलत है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों को डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस पैटर्नों से अवगत हो जाएं। भविष्य में जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिले तैयारी करने के दौरान उसको आप सामना करेंगे। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए जो है यहाँ पे बी सी और ए जो बी सी डी सही है, डी सही होगा। और यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आसान सा प्रश्न है, आप अवगत होंगे इससे। 78% जो है आपका नाइट्रोजन मिलता है, 20.94% आपका ऑक्सीजन है। तो ये 2 गैसें सबसे बड़ी हैं। इसके बाद आर्गन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद छोटी छोटी और भी बहुत सारी गैसें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से आप अवगत हो चुके होंगे। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया है कच्छ वनस्पति के कवर प्रतिशत गिरते हुए क्रम का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस तरह की मैंग्रोव वनस्पति मिलती है वह गुजरात में मिलती है, बंगाल में मिलती है। उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार और उड़ीसा में। ये इसका जो विकल्प है वह सी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं सुंदरी वृक्ष और बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा, और वहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके बाद कच्छ आता है गुजरात का, उसके बाद अंडमान निकोबार और लास्ट में आपका उड़ीसा आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
कन्याकुमारी स्थित है? आसान सा प्रश्न है, कन्याकुमारी की बात आती है। यद्यपि जो सुदूरतम भाग होता है वह इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य भूमि से शुरू होता है वह कन्याकुमारी है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त इंदिरा कॉल नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया की बात आती है। उसके बाद गौरामोता की बात आती है। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है उसकी बात आती है। गौरामोता जो गुजरात में है, वेस्टर्न पॉइंट है। ईस्टर्न पॉइंट आपका किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, तो इनको भी अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, और यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट से पूछ रहा है। ऐसे पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो विस्तार है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। 8 डिग्री 4 से इसकी विस्तार शुरू होती है मुख्य भूमि से, लिहाजा आप 8 से लेकर के 37 नॉर्थ तक है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर बी भूमध्य रेखा के उत्तर में 2 ऑप्शन हो गए हैं दोस्तों, इसको आपको सही करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका जो है वो जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर टाइप में लगता है गलती हो गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है, यह सोलर सिस्टम से है, कि सही कोड का उपयोग करते हुए दूरी की बताने के एस्ट्रोनॉमिकल AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की गई है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है दूरी मापने की इकाई होती है, और यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बात करी गई है। सौरमंडल से सूर्य की दूरी के आधार पर आप जानते हैं सबसे नज़दीक में बुध है, उसके बाद शुक्र है, 3rd नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल है। यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 की बात आप कह सकते हैं, वही सही भी होगा, और 11 के A के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न अब आ गए हैं हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 के फेज 3 की तरफ, और यहाँ पर देखिए भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, और यहाँ पे कॉफ़ी को लेकर के आयोग बड़ा ही सक्रिय रहता है। कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। 70% से ऊपर कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका करता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ फेमस है कॉफ़ी उत्पादन के लिए। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और सूफी संतों में अजमेर को घर किसने बनाया था? एक बार पुनः देखिए, यह बात की जा रही है, अजमेर की बात की जा रही है और सूफी संत की बात की जा रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही जवाब होगा, यानी कि आप ए के साथ जा सकते हैं। ये सही जवाब हुआ। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, और भी दिया हुआ है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन है, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? दोस्तों गांधी जी एक ही बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और एक ही बार गांधी जी बने थे, और वो बने थे बेलगांव कर्नाटका में 1924। इसको ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित तिथिवार लगाकर कोर्ट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ कह रहा है कौन परिघटना हुई थी, उसके बाद की बात की जा रही है। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है, कैबिनेट मिशन योजना की बात की जा रही है, काकोरी ट्रेन डकैती की बात की जा रही है, और असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों यह बंगाल में हुआ था 1905 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। बाद में गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 22 में इसको बंद कर दिया था। काकोरी ट्रेन दुर्घटना 1900 को अंजाम दिया था हमारे रिवोल्यूशनरीज ने, और 1925 में। और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत संविधान के निर्माण के लिए, और वह 1946 में। लिहाजा इसका जो आंसर होगा वह होगा A 1, 4, 3 और 2। इसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? ये परियोजनाओं से प्रश्न आता है, इसको अपने ध्यान में रखना है और इसको याद रखना है। और सुईल नदी परियोजना जो है दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें कहीं भी कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चल रही है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। और इस तरह के प्रश्न कभी कभी भूलवश आयोग देता रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? साधारण सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। केरल इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि सबसे पहले मानसून ब्रेक करता है वहाँ पे केरला में। और हम आ गए एडवर्टाइजमेंट 46 फेज 4 अंतिम फेज का एग्जाम था। और दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रश्न रिपीट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942
आप जानते हैं, जो 8-9 अगस्त की बात की जाती है। यहाँ पर भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे इस टर्म में, तो इसलिए सारे प्रश्नों को अवलोकित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी करते हैं। तो आपको 46, 47 और 50 के सारे प्रश्नों को देख के जाना है। इसलिए मैं यूनिट वाइज सारी चीज़ों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ कि सारे पैटर्नों से और एट ए ग्लांस से कई जगह पर सारे प्रश्नों से आप अवगत हो जाएं, सारे ट्रेंड से आप अवगत हो जाएं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? इससे पूर्व हमने अभी बात करी थी, बेलगांव, आप अवगत होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है चेयरमैन, आप अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। आप सी के साथ जा सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इससे पूर्व हमारी बात आपसे हो चुकी, रिपीटेड यह भी है। प्रायद्वीप भारत दक्षिणी बिंदु पॉइंट, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। उससे पूर्व हमने रिपीटेड प्रश्न के बारे में वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था, यानी डी इसका सही जवाब होगा। वहाँ पर उत्तर दोनों में लिख दिया गया था, उसको एक बार आप अवलोकित कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑप्शन होना चाहिए, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और इसी के साथ यह चारों फेज की परीक्षाएं संपन्न हो गई। और अब हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 47। फेज 1 2016 में एडवर्टाइज हुआ था, लेकिन यह परीक्षा जाकर संपन्न हुई है 2018 दिसंबर में। इसी तरह की स्थिति थी उस समय, जब 2 से 3 सालों के बाद प्रश्न पूछे गए थे और एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। और प्रश्न जो पूछे गए थे खासतौर पर करंट अफेयर्स के, बहुत ही पुराने करंट अफेयर पूछे गए थे। बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ हुई थी। बहरहाल यहाँ देखें, निम्नलिखित राज्यों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में सबसे अधिकतम योगदान कौन देता है? दोस्तों तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। करीब 5000 मेगावाट उत्पादन यहाँ पे होता है। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, लेकिन यहाँ पर हम तमिलनाडु के साथ आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राज्यों में किसमें वनों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आप मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये परसेंटेज की बात पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में सबसे ज़्यादा परसेंट किस राज्य में है, तो वहाँ पर मिजोरम की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल की बात आएगी, सबसे ज़्यादा एरिया की बात आएगी, तो मध्य प्रदेश होगा। परसेंटेज की बात होगी, मिजोरम होगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, नदी से प्रश्न है, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर के नहीं बहती है? दोस्तों ब्यास जो है वह पाकिस्तान से होकर के नहीं बहती है। आप ब्यास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? उस समय का जो डेटा था उस हिसाब से उड़ीसा था। आज के संदर्भ में हम आगे जानेंगे और इस तरह के पैटर्न को जानेंगे कि कॉफ़ी के उत्पादन की बात की जा रही है, लौह अयस्क के उत्पादन की बात की जा रही है, नदियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तरी दक्षिणी पॉइंट के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमको इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना होगा। अभी देखिए एक प्रश्न नदी से फिर आ गया और यूपी का यह प्रश्न है। और देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा नदी के किनारे दाहिने तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए वाराणसी इसका सही जवाब होगा। इस संदर्भ में जान लीजिए, वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। आप जान रहे हैं यहाँ पर गंगा दाहिने तट पर न होकर के बल्कि बाएं तट पर होती हैं और उत्तर वाहिनी बहती हैं। इस तरह से हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बार देखिए, वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर लौट जाओ, यह नारा किसने दिया था? रिटर्न टू द वेदास। आसान सा प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आप आगे देखते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह से प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। लाला हरदयाल इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा सिद्धू और कान्हू संबंधित था? झारखंड का यह विद्रोह है और सिद्धू और कान्हू की बात की जा रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए। संथाल विद्रोह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विनय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लिया गया था? दोस्तों उस समय जो पॉलिसी थी उसको लेकर के बहुत सारा अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादतियाँ करी थी। भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में यह तैयार किया गया विनय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत भारत के बहुत सारे राज्यों को स्वाभाविक रूप से न करके बहुत सारे कारण के साथ लिया गया था। उसी संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। और जो विनय सिद्धांत की बात अगर की जाए तो झांसी को, इस ऑप्शन में झांसी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद उदयपुर और नागपुर, अवध, करौली इसको भी लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसके हिसाब से झांसी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का से 7वां ग्रह कौन सा है? दोस्तों मैंने बताया था आपसे कि उसके हायरार्की के अनुसार जब हम देखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि
अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून की बात होती है। 8 ग्रह हैं इस समय और यूरेनस इसका सही जवाब होगा। ए के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आ गए हम लोग फेज सेकंड। इसमें 3 फेज में एग्जाम हुआ था, इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि 4 फेज में हुआ था जब 46 में, और इसमें 3 फेज में हुआ था। प्रयागराज में ही परीक्षा होती है अभी तक, आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है यह एक तरह से करंट अफेयर का भी है और यह जो है सोलर सिस्टम से इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की थी। यहाँ पर यह प्रश्न जो इसमें जो सही जवाब है वो बी होगा, जॉन गुटरिच ने, उसके हिसाब से यह प्रश्न होगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जलप्रपात से प्रश्न आ रहे हैं, आप अपने जन्म में रखिए और कावेरी इसका सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात की जा रही है। देख, सबसे बड़ी ग्रह की जब बात आती है तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन दूसरे की जब बात आती है तो शनि की तरफ हमारी नज़र जाती है और शनि इसका सही जवाब भी है। 1905 में बंगाल अभियान हेतु उत्तरदायी कौन था। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपसे बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने इसमें भूमिका निभाई थी और उसका फूट डालो और राज करो का शासन उसके दिमाग में था और उसने विभाजित किया था। बाद में 1911 में बंगाल एक हो गया और राजधानी भी ट्रांसफ़र हो गई। बताया था इससे पूर्व मैंने। लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब है और प्रश्नों के ट्रेंड को आप देख चुके होंगे, समझ रहे होंगे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो था वह पाली उसमें माध्यम थी, पाली के साथ आप जा सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी। राजा राम मोहन के बारे में भी हमने बात करी थी और 1828 ब्रह्म समाज की बात करी थी और एकेश्वरवादी की बात, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे और फारसी के भी जानकार थे और उन्होंने फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखी थी। अब लास्ट में आ गए हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के थर्ड फेज की तरफ। यह लास्ट एग्जाम था और 2016 में एडवर्टाइज हुआ था और 12 जनवरी 2019 को यानी 3 साल के अंतराल पर यह परीक्षा संपन्न हुई थी। एल नीनो किससे संबंधित है। एल नीनो धारा की बात की जा रही है। यह समुद्री जल धारा है और इसको लेकर के बहुत सारी जो है बातें की जाती हैं, आप जानते हैं। यह किस तरह से मानसून को प्रभावित करती है, किस तरह से इसको क्रिसमस का बच्चा कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं। या प्रशांत महासागर में जो पेरू के तट पर यह बहती है, तो इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसे रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। अब ये देखिए एक तरह से अलग तरह का प्रश्न था उस ज़माने में और इसका जो सही जवाब होगा नागनिका होगा, क्योंकि यह उस समय के हिसाब से इस प्रश्न को बड़ा ही टिपिकल प्रश्न माना गया था। बी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अभी इससे पूर्व भी हमने आपसे बात करी थी कि मैंने कहा था आपसे कि प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि ब्रह्म समाज या इसकी जो आर्य समाज या प्रार्थना समाज की बात अक्सर हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन। आप देख लीजिए, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी 1867 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद से प्रश्न आते हैं, आप जान रहे होंगे। और ऋग्वेद में यहाँ पर जो दिया था 1017 सूक्त है, यानी कि ए के साथ आप जा सकते हैं। ए इसका सही जवाब है। वैसे भी इसको भी लेकर के 1000 + 11 बाल खिल्य को लेकर के 1028 हो जाते हैं, लेकिन 1017 उसके नज़दीक का ऑप्शन है, लिहाजा हम ए के साथ जा सकते हैं। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भीमा नदी प्रमुख सहायक है। भीमा नदी की बात की जा रही है, भीमा नदी कृष्णा की सहायक है, लिहाजा आप कृष्णा के साथ जा सकते हैं। ये इसका सही जवाब है। ट्रेंड से आप अवगत हो सके होंगे। और यहाँ पर प्राचीन भारत में कांची कहाँ था। 7 सेक्रेट सिटी के बारे में जब भी बात होती है कांची का नाम आता है और ये तमिलनाडु इसका सही जवाब है। रेगुड़ शब्द संबोधित करता है, रेगुड़ काली मिट्टी जो अक्सर इससे संबंधित प्रश्न आता है और यह काली कपास मिट्टी सही है। और इसी के साथ यह पूरा प्रश्न समाप्त हो गया जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 में आया था। पार्ट 1 जो इसका मैंने आपसे बताया कि पूरे
प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर दिया। एट ए ग्लांस आप वॉच आउट कर लीजिएगा, सारे पैटर्नों से आप अवगत हो दीजिएगा। भविष्य में हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैंने बताया है आपसे कि मेरी प्रैक्टिस सेट, मेरी टेस्ट सीरीज़, मेरे करंट अफेयर प्रैक्टिस, मेरे नोट्स की अगर आपको आवश्यकता है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप व्हाट्सएप करके और थोड़े से नॉमिनल प्राइस दे करके आप उससे जुड़ सकते हैं, अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।